एनडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। अच्छा। क्या निराला एनडीएच मसाला। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा और आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज शो ये भारत की बात। होगी देश की हर बात, दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। और दर्शकों, आज की सबसे बड़ी और सबसे पहली खबर आपको बताऊंगा, क्योंकि आज जैसे ही फिल्म द केरला स्टोरी 2 का ट्रेलर आया, देश भर में मौलाना परेशान हो गए दर्शक। क्योंकि जैसे ही ट्रेलर आया, लोगों ने कहा ये तो झूठी कहानी है, ये तो फिल्म है। लेकिन दर्शकों, आज आपको बताएंगे फिल्म में जो कहानी है कुछ ऐसा ही आपकी जिंदगी में हो रहा है, बिल्कुल रियल। आपको दिखाऊंगा एक एक तस्वीर, लेकिन दिखाइए पहली तस्वीर। ये है वो ट्रेलर, यही है वो ट्रेलर दर्शकों जिसकी छोटी झलक मैंने आपको दिखाई। लेकिन उसके बाद मौलाना भड़क गए। उनका कहना है कि यह फिल्म रिलीज नहीं होनी चाहिए। कई मौलानाओं ने इसे लेकर सवाल उठाए हैं। सबसे पहले कैसे विरोध हो रहा है वो आपको सुनवाता हूं, सुनवाइए जरा। केरला स्टोरी पार्ट 2 में दर्शाए गए उन तमाम दृश्यों को और जो डायलॉग उसमें दिए गए हैं, मैं उसे पूरी तरह से बेबुनियाद, अफवाह और मिथ्या और कोरा मानता हूं। वो एक मतलब ऐसा दिया गया बयान है या ऐसी स्टोरी है जिससे देश के लोगों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है, देश के लोगों का ध्यान भटकाया जा रहा है। और इस भटकाने, लटकाने और अटकाने से राष्ट्र की उन्नति और प्रगति बाधित हो रही है। अब दर्शकों, मौलाना तो ये कह रहे हैं, चलिए मान लिया ये फिल्म की कहानी है, लेकिन मैं आपको आज बताने वाला हूं दर्शकों, फिल्म की जो कहानी है वो आम जिंदगी में भी हो रही है। यहां मैं आपको बताऊंगा फिल्म की कहानी में क्या क्या है, और दूसरी तरफ जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये सच्ची घटना है। लेकिन आज मैं आपको एक नहीं 7 ऐसी घटना बताने वाला हूं। पहले फिल्म क्या कह रही है और सच्ची घटना क्या है। पहली घटना सुनवाइए जरा। इंशाअल्लाह अगले 25 साल में पूरा भारत एक इस्लामिक स्टेट होगा। पूरे के पूरे मुंब्रा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है कि इन लोगों को यहाँ से बुरी तरह से पछाड़ के भेजना है इंशाअल्लाह। 100 বছর ভারত আমরা মুসলমান শাসন করেছি, এবার এই ভারতকে আমরা মুসলমানরা শাসন করব। বাংলাদেশ দখল করার চিন্তা ভাবনা করিও না, আমরা দিল্লি দখল করব, দিল্লি শাসন করব। আল্লাহ জিহাদের জন্য, গজওয়াহিদের জন্য আপনারা তৈরি আছেন? আমাদেরকে বিশ্বাস শাসন করার জন্য, বিশেষ করে ভারতকে দখল করার জন্য আমাদের আল্লাহ কবুল করুক সবাই। अब दर्शकों, फिल्म में बताया जाता है कि धोखा दिया जाता है, लेकिन ऐसा ही दर्शकों सच्ची घटना है। ऐसा कई महिलाओं के साथ हुआ है। सुनिए जरा, सुनवाइए। जिंदगी बर्बाद कर देगा, बात ने समझते प्यार। आप नहीं समझे हो पापा, मारो रशीदा सो नहीं है। मुझे टॉर्चर कर रहा है एग्जैक्टली, और जो कुछ हुआ है एग्जैक्टली उसने मेरा रेप किया। वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, उसने बहुत टॉर्चर किया, बहुत। उसके फैमिली ने भी मुझे बहुत टॉर्चर किया। उसके फैमिली वाले मुझे बार बार कुछ ना कुछ करने का ट्राई कर रहे हैं। अब फिल्म में दावा किया कि मुस्लिम बनने के बाद कहा गया नाच गाना हराम है, लेकिन बाकायदा मौलाना ऐसी तकरीरें दे रहे हैं। इनको भी जरा सुनिए आप। नाचना पैगंबर इस्लाम के नाम पर अशद हराम है, नाजायज है। डीजे का इस्तेमाल बिल्कुल कतन न करें। डीजे का इस्तेमाल हराम, शद हराम है, नाजायज है। अब दर्शकों आपको बताएं, फिल्म में बाकायदा बताया गया है कि धोखा दिया जाता है, लेकिन जो भाषा जाकिर नाइक की है वही भाषा बताई गई है। सुनवाइए जरा। पाओगे कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जहां भी आप काफिरों को पाओगे, ब्रैकेट्स
नॉन मुस्लिम इनटू ब्रैकेट्स हिंदू, आप उनका कत्ल करो। अब फिल्म में दर्शकों पीड़ित कहते हैं कि हमारे बच्चों को बचाओ, और ऐसा ही देश भर के अलग अलग इलाकों में हो रहा है। देखिए जरा फिल्म की घटना और सच्ची घटना सुनवाइए जरा। धन्या क्षेत्र की वजह से हमारे करीब 110 ग्राम पंचायतों का माहौल भी खराब हो रहा है, गाँव में माहौल खराब हो रहा है। जैसी बातें हम सुन रहे हैं, 9 साल 10 साल 11 साल, हे भगवान, ये राम की धरती है या रावण की धरती है? अगर ये जुलूस कामयाब नहीं होता है, या धन्या की दुकानें खाली नहीं होती हैं, मैं 110 ग्राम प्रधानों के साथ इस दुनिया के अंदर जुलूस निकालूंगा, उन दुकानों में आग लगाऊंगा। अब दर्शकों फिल्म में दर्शाया गया जबरन मांस खिलाने के बाद, बीफ खिलाने के बाद, और बाकायदा ऐसा हुआ, ये एक पीड़िता ने खुलासा किया है। आप दोनों को सुनिए। मेरा रियल नाम चेंज करवा के सिफा खान करके नाम लिखवाया इन्होंने। उसके बाद में सर मुझे नमाज पढ़ने के लिए, कलमा वगैरह पढ़ने के लिए ये सब चीज़ मेरे को बोला जाता था। रोज़ उस चीज़ के नाम से मेरे को प्रताड़ित करते थे ये लोग। उसके बाद में सर खाने पीने तक के मेरे को, मतलब जब अपने बच्चे को पेट से थी तो खाने पीने तक के लिए मेरे को तरसा है इन लोगों ने। गौमांस खिलाने के लिए आपको बात आई? जी जी जी। हुआ था वो? ये हुआ ये सर कि जब मेरे बच्चे का खतना टाइम हुआ था तो मैं अपना नाम चेंज ही नहीं करवाई थी, तो इसको स्कूल एडमिशन करेंगे ये वो करके, तो मेरे साथ उस टाइम मैं मना ही एकदम जिद पे अड़ गई थी। तो इन्होंने ज़बरदस्ती मुझे गौमांस खिलाया और कहा अब तो तुम मुसलमान बन गई हो। अब दर्शकों में जो आपको बताने वाला हूं वो आपको हैरान कर देगा। क्या वाकई में ऐसा हो सकता है? बिल्कुल। फिल्म में बताया गया कि बाकायदा हिंदू बेटियों का रेट तय होता है उनकी जाति के हिसाब से, और ऐसा ही खुलासा इस पीड़िता ने किया था जो फिल्म में दर्शाया गया है। सुनिए जरा। बेचने के लिए बोला था कि नहीं क्या, अगर इनको बामन की लड़की बेचेंगे तो एक जने के 20 लाख रुपए मिलेंगे, मेरे जैसे लड़कियों को बेचेंगे तो 10 लाख रुपए मिलेंगे उनको। दर्शकों मौलाना कह रहे हैं कि इन घटनाओं का सत्यता से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर नहीं है तो फिर ये पीड़िताएं कौन हैं जो लव जिहाद का शिकार बनी है। हमने एंटी कन्वर्जन बिल भी बनाया है, धर्मांतरण विरोधी बिल और लव जिहाद के खिलाफ भी हमारा एक विधेयक पास हुआ है। जो भी इसमें लिप्त पाया जाएगा सख्ती के साथ उससे निपटने का काम करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। बेचने के लिए बोला था कि नहीं क्या, अगर इनको बामन की लड़की बेचेंगे तो एक जने के 20 लाख रुपए मिलेंगे, मेरे जैसे लड़कियों को बेचेंगे तो 10 लाख रुपए मिलेंगे उनको। जरा सोचिए, कश्मीर फाइल्स पर आंसू बहाने वाले, केरला स्टोरी को एजेंडा बताने वाले सो कॉल्ड सेकुलर जमात को क्या अब भी कोई सबूत चाहिए? गौमांस खिलाने के लिए आपको बात आई? जी जी जी। हुआ था वो? ये हुआ ये सर कि जब मेरे बच्चे का खतना टाइम हुआ था तो मैं अपना नाम चेंज ही नहीं करवाई थी, तो इसको स्कूल एडमिशन करेंगे ये वो करके, तो मेरे साथ उस टाइम मैं मना ही एकदम जिद पे अड़ गई थी, तो इन्होंने ज़बरदस्ती मुझे गौमांस खिलाया। लेकिन हिंदू बेटियों को फंसाने और बेचने का धंधा बनाने वाले कुछ मौलानाओं को मिर्ची जरूर लगी है। अरे केरला स्टोरी फेक है, झूठ है, इसमें कोई सच्चाई नहीं। एक फिल्म एंटरटेनमेंट के लिए होती है, ये एंटरटेनमेंट तो हो सकता है मगर सच्चाई से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये मौलाना तब चुप रहते हैं जब केरला से बेटियां गायब हो जाती हैं, जाति के हिसाब से हिंदू बेटियों की बोली लगाई जाती है, या तब जब बेटियां इस्लाम कबूल ना करने पर टुकड़ों में काटकर फ्रिज में रख दी जाती हैं। एक योजनाबद्ध तरीके से हिंदू बेटी बहनों को टारगेट किया जाता है, धर्मांतरण किया जाता है और उनको जाल में फंसा करके और उनको मौत की नींद में सुला दिया जाता है। कई जगह फ्रिज में, अटैची में उनका धर्मांतरण करा दिया जाता है। बहुत सोची समझी साजिश है। हम लोगों ने शुरू से इसके खिलाफ आवाज़ उठाई है। लव जिहाद के खिलाफ छांगुर जैसे इंटरनेशनल नेक्सस और केरला से ISI तक हिंदू बेटियों को स्लेव बनाने तक आज हर नेटवर्क, हर जिहादी रडार पर है। अब दर्शकों मैं आपको बताने वाला हूं यह सच्ची घटना है और आज बरेली से ही एक ऐसा मामला सामने आया। उसे बताऊं उससे पहले फिल्म द केरला स्टोरी 2 का ट्रेलर आते ही बवाल मच गया है। दर्शकों ये जान लीजिए, ट्रेलर में दिखाए गए तमाम सीन रोंगटे खड़े करने वाले हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं, जिसे देख कई मौलानाओं का फिल्म बहुत ज्यादा दिक्कत पैदा कर रही है तो वो विरोध कर रहे हैं।
और केरला स्टोरी 2 लव जिहादी नहीं पूरे नेक्सस को बेनकाब करती है। फिल्म के ट्रेलर में दिखाया गया कि कैसे हिंदू लड़कियों के रेट तय होते हैं। जाति के आधार पर हिंदू लड़कियां 10 से 20 लाख रुपए में बेची जाती हैं। एक सीन में हिंदू लड़की को जबरन बीफ खिलाने के लिए मजबूर किया जाता है। अगले 25 साल में भारत में इस्लामिक राज के ख्वाब को भी फिल्म में दिखाया गया है, जबकि हकीकत में भी 2047 तक गजवाए हिंद की कई साजिशें पकड़ी जा चुकी हैं। फिल्म ने उस खौफनाक सच को उजागर किया जिस पर लोग बात करते हैं, डरते हैं, दर्शकों बात नहीं कर पाते। और इसी सच को देखने के बाद मौलानाओं का पारा हाई हो गया। कई मौलाना ने केरला स्टोरी 2 को बैन करने की मांग की है दर्शकों, जबकि हिंदू संगठन और साधु संत फिल्म के समर्थन में आ गए, क्योंकि फिल्म में कई ऐसे पहलू हैं जो जिहादी साजिश को उजागर करते हैं। इससे पहले द केरला स्टोरी के नाम पर भी भयंकर बवाल हुआ था, जिसमें केरल में हिंदू बेटियों को मुस्लिम बनाने के षड्यंत्र को दिखाया गया था। द केरला स्टोरी 2 की कहानी राजस्थान से मध्य प्रदेश तक अलग अलग घटनाओं पर आधारित है। लेकिन दर्शकों, जैसे ही ये ट्रेलर सामने आया, मौलाना विरोध करने लगे, लेकिन आज संत समाज ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सुनवाता हूं जरा। और जिहाद जैसी चीज कोई है ही नहीं है। हादिया के मामले में भी कोर्ट ने बताया कि लव जिहाद जैसी कोई चीज नहीं है। एनआईए और बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन हुआ जिनमें फेक और झूठ पाया गया, और एक केरला स्टोरी फेक है, झूठ है, इसमें कोई सच्चाई नहीं। एक फिल्म एंटरटेनमेंट के लिए होती है, ये एंटरटेनमेंट तो हो सकता है, मगर सच्चाई से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये एक योजनाबद्ध तरीके से हिंदू बेटी बहनों को टारगेट किया जाता है, धर्मांतरण किया जाता है और उनको जाल में फंसा करके उनका धर्मांतरण करा दिया जाता है। बहुत सोची समझी साजिश है। हम लोगों ने शुरू से इसके खिलाफ आवाज़ उठाई है। लोगों को देखना चाहिए, हर हिंदू को, हिंदू बेटी बहनों को जरूर इससे सबक लेना चाहिए। घर के लोगों को देखना चाहिए ताकि इसे पता चले कि जिहादी कैसे किसी बेटी को एक साजिश के तहत अपने जाल में फंसाते हैं। हिंदू लड़कियों को भगाने का जो जिहाद चल रहा है वो बड़ी मात्रा पे है, और तो मुझे लगता है इनका जो प्लान है 48 तक 47 तक जिस तरह से इस्लामिक राष्ट्र भारत को बनाना, केरला 2 जैसी फिल्म आ रही है, इसमें जो वास्तविकता बताई है इसके ऊपर से हिंदू समाज को जागरूक होना चाहिए और बहुत कड़वे और बहुत कठोर कदम भारत सरकार ने उठाने चाहिए। अब दर्शकों मैं आपको बताने वाला हूं, जो आज आपने फिल्म को लेकर बातें सुनी, कहानियां सुनी है, वो घटनाएं घट रही हैं। दिखाता हूं मैं आपको, ये देखिए, ये हुआ है दर्शकों बरेली में। आप सोचिए जरा, एक हिंदू बेटी को बहला फुसलाकर दोस्त घर ले गई अपने मुस्लिम छात्र और अपने भाई से रेप करवाया दर्शकों, बेहोश करके। ये दावा किया गया है दर्शकों, और पुलिस ने उसे पकड़ लिया है। अब मैं आपको सुनवाता हूं दर्शकों, ये है वो जो खुद कह रहा है कि मैंने गलती की है, लेकिन अगर सोचिए ये पकड़ा नहीं जाता तो यहीं से केरला स्टोरी की शुरुआत होती। सुनिए जरा ये क्या कह रहा है। ऐसी गलती होगी, ऐसी गलती, मेरा नाम अनस है, मुझसे ऐसी गलती होगी, ऐसी गलती कभी नहीं होगी। सब लड़कियां मेरी बहनों की तरह हैं, ऐसी गलती कभी दोबारा नहीं करूंगा। मेरा नाम अनस है, मुझसे ऐसी गलती होगी, ऐसी गलती का कह रहा है मुझसे गलती हो गई, लेकिन ऐसी गलती थोड़े दिन पहले हुई थी दर्शक। कहां पर? देवभूमि उत्तराखंड में, और वहां पर नाबालिग हिंदू बेटी को शिकार बनाया गया, वो भी पकड़ा गया है। दिखाइए जरा कैसे उसको लेकर विरोध हुआ था, सुनवाइए जरा। धन्या क्षेत्र की वजह से हमारे करीब 110 ग्राम पंचायतों का माहौल भी खराब हो रहा है। गाँव में माहौल खराब हो रहा है। जैसी बातें हम सुन रहे हैं, 9 साल 10 साल 11 साल, हे भगवान, ये राम की धरती है या रावण की धरती है? अगर ये जुलूस कामयाब नहीं होता है, ये धनिया की दुकानें खाली नहीं होती है, मैं 110 ग्राम प्रधानों के साथ इस धनिया के अंदर जुलूस निकालूंगा, उन दुकानों में आग लगाऊंगा। किया जाए। लेकिन दर्शकों, आज चिंता की बात क्यों है? क्योंकि ये नेक्सस काम कर रहा है और इसका खुलासा हाल ही में हुआ था। छांगुर, याद है ना आपको छांगुर का कैसा नेक्सस था? ये वही छांगुर है दर्शकों। यूपी में छांगुर जैसे संगठित गिरोह तो अब खत्म हो चुके हैं, लेकिन हिंदू बेटियों के खिलाफ लव जिहादी साजिशें अब भी जारी हैं। अल्मोड़ा में नाबालिग हिंदू बेटी के
शैतान सुहेल ने उसे निशाना बनाया। यूपी का सुहेल उत्तराखंड में किराए पर कमरा लेकर वहां पर रह रहा था। इसी दौरान उसने अल्मोड़ा के दन्या गांव में हैवानियत को अंजाम दिया दर्शकों, जिसके बाद पूरे अल्मोड़ा से मुस्लिमों और बहारियों का विरोध शुरू हो गया। आपको बताएं, इसी तरह यूपी के बरेली में हिंदू बेटी के खिलाफ खौफनाक साजिश हुई। आप हैरान हो जाएंगे दर्शकों, मुस्लिम सहेलियां हिंदू छात्रा को बहाने से अपने घर बुलाती हैं। आरोप है कि घर पर हिंदू छात्रा को नशीला पदार्थ पिला दिया गया। हिंदू छात्रा के बेहोश हो जाने के बाद सहेलियों ने छात्रा के भाई के हवाले कर दिया। सोचिए आप, इस दौरान अनस नाम के आरोपी ने हिंदू छात्रा से दरिंदगी की, यानी हिंदू बेटियों को फंसाने के लिए मुस्लिम लड़कियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्ती के नाम पर मुस्लिम लड़कियां हिंदू बेटियों का पहले तो भरोसा जीत रही हैं, फिर भरोसे के बहाने उन्हें मुस्लिम तौर तरीके सिखाने की कोशिश करती हैं। मुरादाबाद में इसी तरह हिंदू लड़की को बुर्का पहनाने की साजिश हुई थी, आपको याद होगा, मैंने दिखाया था। अब बरेली में तो मुस्लिम सहेलियों ने लड़की को अपने भाई के हवाले कर दिया। और दर्शकों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, इसको लेकर हमने एक्सक्लूसिव बातचीत की है पीड़ित परिवार से। सुनिए पीड़ित की मां क्या कह रही है और पीड़िता क्या कह रही है। इन्हें सोचा है कि मुस्लिम धर्म में ले आए इस लड़की को, हिंदू धर्म बदल दें। इसी चक्कर में मेरी लड़की गायब की। आप तय कि टारगेट करते हैं इस तरीके से लड़कियों को? हाँ, करते हैं। इनका तो यही पैसा है। मैंने कहा मेरी बेटी को कौन से मकसद से अपने घर ले गए। फिर उसके बाद में इनकी माँ बोली कि बेहोशी की हालत में ले गए। मैंने कहा कि आप क्या डॉक्टर थे? मेरी लड़की को डॉक्टर के हवाले करते, चौकी में करते, 100 एम्बुलेंस बुला लेते। तुम अपने घर क्यों ले गए मेरी बेटी को? क्या धमका रहे थे वो लोग आपको? क्या कुछ ना बोलने के लिए बोल रहे थे? वो लोग मुझसे ये कह रहे थे कि अपने माता पिता को कुछ मत बताना, घर पर जाओ तो उन्होंने मुझसे ये कहा था तुम्हारी वीडियो वायरल कर देंगे ऐसी वैसी, अपने माता पिता को कुछ मत बताना या तुम्हारे माँ बाप को जान से मार देंगे, ऐसे धमकी दे रहे थे। मुझे न्याय चाहिए, इससे मेरी पढ़ाई ना रुक सके। ये सहेलियाँ कब से आपकी सहेलियाँ थी? क्या शुरुआत से या हाल फिलहाल में ही दोस्ती हुई? नहीं, दोस्ती उस्ती ज़्यादा नहीं थी, स्कूल की क्लासमेट थी तो बोल दिया करते थे कभी कभार। दर्शकों, सुना आपने, ये सच्ची घटना है और अगर फिल्म में दिखाई जा रही है तो फिर दिक्कत क्या है? इसीलिए संतों ने सवाल पूछा है मौलानाओं से। सुनिए जरा। द केरला स्टोरी 2 का जो ट्रेलर अभी रिलीज हुआ है, उससे ये लगता है कि वास्तव में वो सारी सारी घटनाएं बिल्कुल सच्ची हैं, क्योंकि समाज ने वो देखी हैं। अब वो समय नहीं बचा जबकि कोई दृष्टांत देने पड़ते थे, कोई प्रोड्यूस करना पड़ता था कि सच्चाई क्या है इसकी। अब तो समाज रोजाना टीवी चैनल्स पर और अखबारों में, मीडिया में और साक्षात समाज में देख रहा है कि इस प्रकार से विभत्स तरीके से हिंदू लड़कियों को षड्यंत्रपूर्वक फंसाया जाता है। देखिए, केरला स्टोरी में जो कहा है, जो सुना है, वो एकदम सत्य है। तो इनका जो रेशियो बढ़ रहा है उससे बिल्कुल प्रतीत होता है कि हिंदुस्तान में लव जिहाद, थूक जिहाद, आतंकवाद, इसके द्वारा ये लोग पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा कर लेंगे। हम हिंदुओं को समझाया जाता है कि हम दो हमारे दो, और उनको 12 बच्चे पैदा हो जाते हैं तो लोग बोलते हैं ये तो अल्लाह की देन है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये देश ऐसा गुलाम होगा मुसलमानों का कि हिंदुस्तान में रहने को जगह नहीं मिलेगी। अब दर्शकों, खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज की एक और बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्दी सिंगापुर और जापान जाने वाले, लेकिन जैसे ही अखिलेश यादव को पता चला वो बेचैन हो गए। दर्शकों, दिखाता हूं आपको, मैं पहली तस्वीर दिखाई है। सिंगापुर और जापान का दौरा करने वाले योगी आदित्यनाथ। इसके पहले योगी आदित्यनाथ सिर्फ म्यांमार गए, लेकिन अब देखिए, एक तरफ सिंगापुर, जहां यूपी में पूरा विकास पहुंचे, सिंगापुर जैसा माहौल रहे, जापान जैसा माहौल रहे, इसकी पूरी तैयारी है। अब मैं दर्शकों एक तस्वीर आपको दिखाता हूं। इससे पहले जापान का प्रतिनिधि मंडल आया था और योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में उनका स्वागत किया था और कई MOU साइन हुए थे। उसी के बाद से अब तैयारी है, यूपी में जैसे जापान में विकास हो रहा है वैसा ही किया जाए। लेकिन दर्शकों, इधर समाजवादी पार्टी ने पूछा सिंगापुर और जापान में जाकर योगी क्या बोलेंगे, तो मैं आज आपको बताने वाला हूं दर्शकों कि जब जापान का प्रतिनिधि मंडल आया था
ओतारू पूरा देशु सोए कोकोरो कारा कान गेई मिनासान कोन निचिवा यामाना सिकेन नो गेनकाउन नो मिनासान कोन निचिवा यामाना सिकेन नो गेनकाउन नो चिजी नाकासाकी काउतो राओ सामातो चिउंग कामी सामा गौतम बुद्धा नो सेचिना ओतारू पूरा देशु सोए कोकोरो कारा कान गेई इतासी मासु बोधाई से ये योगी की जापानी आपने सुनी दर्शकों, जो समाजवादी पार्टी पूछ रही थी। अब मैं आपको ये तस्वीर दिखा रहा हूं, ये लखनऊ की तस्वीर है और ये जापान के लोग पहुंचे हुए देख रहे हैं आप। ये शर्मा जी की चाय जो दुकान है लखनऊ में, वहां पर चाय समोसा पार्टी चल रही है। यानी जापान के लोगों ने देखा कि यूपी में माहौल अच्छा है। फुल फ्रेम दिखाइए इसे। और इसी को लेकर अब योगी आदित्यनाथ तैयारी कर रहे हैं जापान जाने की, ताकि यूपी में भी जापान जैसा माहौल रहे। लेकिन ये योगी आदित्यनाथ की तैयारी है दर्शकों, और इसे लेकर कैसे समाजवादी पार्टी परेशान हुई है दिखाऊंगा आपको। उससे पहले ये रिपोर्ट। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश की आबादी पाकिस्तान से भी ज्यादा है। 2017 से पहले जहां गुंडे माफियाओं का राज था, उस प्रदेश की कमान जब योगी आदित्यनाथ ने संभाली तो उन्हें सन्यासी संत कहकर विपक्ष ने तंज कसा। लेकिन आज वही योगी आदित्यनाथ सिर्फ देश नहीं, विदेश में भी अपना झंडा गाड़ने की तैयारी में है। वो यूपी से निकलकर अब विदेश यात्रा पर जा रहे हैं। मिनासान कोन निचिवा यामाना सिकेन नो गेनकाउन नो चिजी नाकासाकी काउतो राओ सामातो चिउंग। अपने विदेश दौरे पर योगी क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, किससे मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? विरोधियों के इन सवालों का वो पहले ही जवाब दे चुके हैं। अब उत्तर प्रदेश को वर्ल्ड लेवल पर ले जाने के लिए एक साथ 2 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। यूपी की अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए 2022 में पहले मंत्रियों को विदेश दौरे पर भेजा और अब मुख्यमंत्री खुद विदेश दौरे पर जा रहे हैं। प्रदेश के बेहतर भविष्य के लिए प्लान तैयार कर रहे हैं। लेकिन विरोधियों को योगी की विदेश नीति से बेचैनी होने लगी है। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं योगी आदित्यनाथ का ये जापान दौरा कैसा रहने वाला है, क्योंकि समाजवादी पार्टी इस पर सवाल उठा रही है। उस पर बात करें उससे पहले दौरे के बारे में आपको जानकारी देते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की राजनीतिक छवि हमेशा से हिंदुत्व और सख्त कानून के लिए जानी जाती है। दर्शकों, उन्हें बुलडोजर बाबा के नाम से उनके समर्थक बुलाते हैं। देश भर में इसी से प्रसिद्धि भी मिली, खासकर अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की नीति की वजह से। अब आपको बताएं, सीएम योगी का फोकस अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर है, ग्लोबल हो चुका है। सीएम योगी 22 फरवरी को सिंगापुर और जापान के दौरे पर जा रहे हैं। इस दौरे के दौरान वो कई एमओयू पर हस्ताक्षर कर सकते हैं, जिसका मकसद यूपी में विदेशी निवेश को आकर्षित करना होगा। दर्शकों, मुख्यमंत्री योगी 23 और 24 फरवरी को सिंगापुर के दौरे पर रहेंगे। आपको खबर दे दें, 25 और 26 फरवरी को वो जापान का दौरा करेंगे। ये दौरा यूपी को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का हिस्सा है। ये महत्वपूर्ण क्यों है दर्शकों, समझिए इसे। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ एक बड़े टारगेट पर फोकस कर चुके हैं। वो क्या है? यूपी को 2030 तक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना। इस दिशा में योगी सरकार की रणनीति विदेशी निवेश को लेकर भी है। आपको बताऊं मैं, रिपोर्ट के मुताबिक 2017 में यूपी की जीडीपी 12 से 15 लाख करोड़ रुपए थी। अब ये ट्रिपल हो चुकी है, 3 गुना, करीब 40 से 45 लाख करोड़ के आसपास, और $1 ट्रिलियन यानी करीब 100 लाख करोड़ तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसी वजह से सीएम योगी का ध्यान अब विदेशी नीति पर भी हो गया है और इसी के लिए पूरी तैयारी की है।
इसी को लेकर आज हमने फॉरेन एक्सपर्ट से बात की। एम्बेसडर दीपक वोरा क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। योगी आदित्यनाथ की जो भारत के एक बहुत बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, अब ये सिंगापुर और जापान जा रहे हैं। क्यों? लोगों को बताने के लिए कि जो कहानियां सुनाई जाती हैं इनके बारे में वो सही नहीं है। ये पूरी तरह से दिल से भारतीय हैं, जैसे सिंगापुर के लोग सिंगापुरियन हैं या जापान के लोग जापानीज हैं। और भारत की जो परंपरा है योगियों की, योगी शांति के पुजारी होते हैं, योगी सद्भावना के पुजारी होते हैं। ये वो संदेश देने जा रहा है। दूसरी तरफ से अगर सिंगापुर और जापान के जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, अगर वो पूंजी निवेश करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, स्वागत है आपका। कितनी कंपनियां आई हैं और उत्तर प्रदेश तो अब एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब बन रहा है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग वहां हो रही है, IT की बहुत चीजें वहां पर हो रही हैं। ये सारी चीजें हैं जो मेरा ख्याल है कि योगी आदित्यनाथ ही इज अ वंडरफुल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया। अब दर्शकों, यूपी में अगर कोई मुद्दा हो और उस पर सियासत ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। यही हुआ। जैसे खबर लगी योगी जा रहे हैं सिंगापुर जापान, समाजवादी पार्टी ने पूछा क्या बोलेंगे। अगली तस्वीर दिखाइए। इसको लेकर अखिलेश यादव ने तो सवाल भी उठा दिए। अखिलेश यादव ने क्या पूछा है पहले जरा वो सुनवा देता हूं, सुनवाइए। करप्ट माउथ निकाल। ये जेनजी जो हैं बड़े जागरूक नौजवान लोग हैं, कम उम्र के हैं। उन्होंने सीएम का करप्ट माउथ निकाला है, कोई शब्द। मुख्यमंत्री बिष्ट जी, मुख्यमंत्री बिष्ट जी, इन्हें पता ही नहीं हो क्या रहा है, इन्हें पता ही नहीं क्या हो रहा है। अब दर्शकों, अखिलेश यादव ने सवाल उठाया, समाजवादी पार्टी पूछ रही है क्या बोलेंगे जाकर। हालांकि हमने आपको जापानी सुनाई, लेकिन आपको बताएं सीएम योगी विदेशी निवेशकों को आकर्षित करना चाहते हैं, विशेष तौर पर यूपी के लिए। इसलिए वो सिंगापुर और जापान के दौरे पर जा रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव आज सीएम का फुल फॉर्म समझाने लगे। अखिलेश यादव ने सीएम योगी को करप्ट माउथ बताया, कहा कि ये युवा कह रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने तो विदेश दौरे पर भी तंज कस दिया। समाजवादी पार्टी के एक्स हैंडल से दनादन कई सवाल दागे गए। पूछा सिंगापुर और जापान में जाकर योगी क्या करेंगे, क्या बोलेंगे कि यूपी में वसूली और पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है। समाजवादी पार्टी ने पूछा कि सिंगापुरियों जापानियों यूपी में आओ अपनी जान गंवाओ, ये कहेंगे। साथ ही लिखा भाषा तो ना इन्हें सिंगापुरी आती है ना जापानी आती है, तो वहां जाकर संवाद क्या करेंगे, अब्बा डब्बा चब्बा, ये समाजवादी पार्टी कह रही है। आगे लिखा या ठोक दो जहन्नुम पहुंचा देंगे, कयामत ला देंगे, ये कहेंगे। अब जाति वेला में क्या ही करेंगे, 9 साल से क्या ही किया है। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को जवाब दिया। उन्होंने सदन में ही बता दिया था कि वो यूपी को कहां देखना चाहते हैं और उनकी क्या तैयारी है। सुनिए योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। देश की जीडीपी में यूपी का जो योगदान था, जब ये देश आजाद हुआ था यूपी का शेयर था 14%। लगातार घटते 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 2017 तक आते आते यह 16-17 में आते आते 8% रह गया। अब फिर से इसको बढ़ा करके 9.5% तक पहुंचाने में आज सफलता प्राप्त हुई है। हमने पर कैपिटा इनकम को भी 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की है। इसके लिए पिछले 8 साढ़े 8 वर्ष में कोई जनता जनार्दन पे कोई अतिरिक्त टैक्स नहीं लगाया। हाँ, हमने टैक्स चोरी को रोका है, रेवेन्यू लीकेजेज को प्रभावी ढंग से उस पर अंकुश लगाया है और तब हमें ये सफलता प्राप्त हुई है। आज प्रदेश आज मैं कह सकता हूं कि पिछले 5-6 वर्षों से लगातार रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। जोरदार वित्तीय अनुशासन भी है और विकास। अब दर्शकों आपको बताते हैं एक और आज की बड़ी और अहम खबर। आज भारत सबसे बड़ी डिफेंस डील के लिए पूरी तरह से तैयार था और दुनिया की निगाहें भी इसी तरफ थी। इमैनुअल मैक्रो फ्रांस के राष्ट्रपति भारत में। दिखाइए जरा पहली तस्वीर। आज कार डिप्लोमेसी जो पुतिन के साथ आपको नजर आई थी, यूटोपिया में नजर आई थी, लेकिन आज फिर से ये कार डिप्लोमेसी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो के साथ दिखाई है भारत में। अब दर्शकों आपको दिखाते हैं फ्रांस के राष्ट्रपति जैसे ही पहुंचे पीएम मोदी ने स्वागत किया और क्या उनसे बातचीत हुई, सुनिए जरा।
Enjoyed Mumbai? I love. The body went for jogging? Yeah, you know everything. Oh, good evening, media. Welcome, my friend. How are you? दर्शकों, आपको बताएं, सोमवार को ही पहुंच गए थे इमैनुअल मैक्रो, और इमैनुअल मैक्रो के पहुंचते ही दुनिया की निगाहें यहां पर टिक गई थी कि क्या डील होने वाली है। उनका स्वागत महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया था। दिखाई अगली तस्वीर, 26/11 जो मुंबई में हुआ। दर्शकों, आज शहीदों को श्रद्धांजलि दी और खुद इमैनुअल मैक्रो पहुंचे और आतंकवाद के खिलाफ वो भारत के साथ हैं, ये दुनिया को संदेश दिया। अगली तस्वीर आपको दिखा रहा हूं दर्शकों में। ये आज जो बड़ी द्विपक्षीय बातचीत हुई है और बड़ी डील पर मोहर लगी है दर्शकों। कई सारी इसमें अहम समझौते हैं जो भारत के लिहाज से बड़े हैं दर्शकों। आपको इसकी आगे मैं जानकारी दूंगा, लेकिन सबसे बड़ी बात, भारत में हेलीकॉप्टर निर्माण पर मोहर लग गई है। देखिए आप, फुल फ्रेम दिखाइए इस तस्वीर को। This concludes the inauguration ceremony of the H-125 final assembly line facility. देखा दर्शकों आपने, ये एयरबस हेलीकॉप्टर जो भारत में बने, और ये बहुत बड़ी डील है दर्शकों। लेकिन आज आपको बताता हूं क्या बातचीत हुई है और किन किन मुद्दों पर बातचीत के बाद मोहर लगी है। भारत और फ्रांस के बीच जल्द ही सबसे बड़ी डील होने वाली है। आपको बताएं, दोनों देशों के बीच इससे बड़ी सैन्य डील अब तक नहीं हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति ने इस पर मोहर लगा दी है। आपको जानकारी दे दें, भारत फ्रांस के बीच राफेल की यह डील 3.25 लाख करोड़ की होगी और कीमत के लिहाज से भारत की अब तक की सबसे बड़ी सैन्य डील होगी। डील के तहत भारत को फ्रांस से 114 राफेल फाइटर जेट मिलेंगे। आपको बताएं, समझौते के तहत 114 में से 96 राफेल भारत में ही बनाए जाएंगे। खबर यह है, दसॉ एविएशन भारतीय कंपनी के साथ मिलकर इसको तैयार करेगी और 60% तक स्वदेशी पार्ट्स का इस्तेमाल भी किया जाएगा। इनका निर्माण मेक इन इंडिया के तहत होगा दर्शकों। और इमैनुअल मैक्रो राष्ट्रपति बनने के बाद चौथी बार भारत पहुंचे, जिससे आप भारत और फ्रांस के रिश्ते समझ सकते हैं। दिल्ली में AI इम्पैक्ट समिट में भी शामिल हुए हैं मैक्रो। पिछले साल 2024 में रिपब्लिक डे परेड के मुख्य अतिथि भी थे। 2023 में G20 समिट का भी हिस्सा रह चुके हैं और पहली बार वो 2018 में भारत के दौरे पर आए थे। आपको खबर दे दें, हमेशा की तरह उनका ये दौरा भी बेहद खास रहा, जो डील की शर्तों में साफ साफ दिखाई दे रहा था। हालांकि इस पर औपचारिक ऐलान अभी बाकी है। लेकिन दर्शकों, सबसे बड़ी बात यह कि लगातार चर्चा की जा रही है डिफेंस डील की, और भारत ने जैसे ही राफेल खरीदा था उसकी चर्चा दुनिया भर में हुई। लेकिन अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद राफेल की चर्चा और ज्यादा है। भारत और फ्रांस के बीच इस डील में 24 सुपर राफेल भी होंगे दर्शकों। सुपर राफेल मतलब राफेल जेट का सबसे एडवांस्ड वर्जन, जिसे दुनिया राफेल फाइटर जेट का F5 वर्जन भी कहती है। राफेल की तरह सुपर राफेल भी फ्रांस की कंपनी दसॉ एविएशन बनाएगी। यूरोपियन स्टैंडर्ड के हिसाब से F5 राफेल बेहद एडवांस्ड होंगे। फिलहाल राफेल फाइटर जेट का F5 वर्जन डेवलपमेंटल फेज में है। उम्मीद है कि F5 वर्जन का फाइटर जेट 2030 तक डिलीवर होगा। मतलब भारत F3 वेरिएंट के बाद अब F5 वेरिएंट की तरफ बढ़ रहा है। आप इसे समझिए, भारत फ्रांस की नई डील में ज्यादातर जेट F4 वर्जन के हैं दर्शकों, जो ज्यादा एडवांस्ड सिस्टम और अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी के साथ आएंगे। दोनों देशों के एग्रीमेंट के मुताबिक F4 की डिलीवरी 2028 से होगी। डील के बाद भारत एडवांस्ड जेट मामले में चुनिंदा देशों में शामिल होगा और एयरफोर्स की स्ट्रेंथ यानी ताकत और टेक्नोलॉजी तकनीक में बूस्ट आएगा। फिलहाल इंडियन एयरफोर्स के पास जो राफेल है वो F3 वेरिएंट के हैं, जो 4.5 जनरेशन फाइटर माने जाते हैं और परमाणु हथियार भी ले जा सकते हैं। 2016 में ही 59,000 करोड़ में 36 राफेल जेट हमने फ्रांस से खरीदे थे। अब इस डील के ऐलान से पहले भारत फ्रांस ने बड़ा समझौता किया है। दोनों देश मिलकर हेलीकॉप्टर का भी निर्माण करेंगे। आपको बता दें, एवरेस्ट जैसी ऊंचाइयों पर उड़ान भरेगा यह हेलीकॉप्टर। एयरबस से इसके मिलकर बनाया जाएगा। अब आपको बताते हैं, जैसे ही डील हुई है उसके बाद दोनों देशों की तरफ से क्या कहा गया, सुनिए जरा। वर्ष 2026
भारत और यूरोप के संबंधों में एक टर्निंग पॉइंट है। कुछ ही दिन पहले हमने यूरोपियन यूनियन के साथ भारत के इतिहास का सबसे बड़ा और महत्वाकांक्षी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। यह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत और फ्रांस संबंधों में भी अभूतपूर्व गति लाएगा। आपसी निवेश को बढ़ावा देने के लिए आज हम एग्रीमेंट कर रहे हैं जिससे हमारे लोगों और हमारी कंपनीज को डबल टैक्स न देना पड़े। इन सभी पहलों से आपसी ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और मोबिलिटी को नई ऊर्जा मिलेगी और यही शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी का रोड मैप है। फ्रांस जो है वो चाहता है कि वह भारत का एक विश्वसनीय साझेदार हो, ताकि हमारे जो उद्योग हैं वो एक अद्वितीय सहयोग प्रदान कर सके। अगर हाँ, जैसा कि हमने चाहे राफाल हो, चाहे सबमरीन्स हो, चाहे वो ये जो हेलीकॉप्टर्स के लिए जो फाइनल असेंबली लाइन जो टाटा एडवांस्ड कंपनी जो है वो मिलकर फ्रांस के साथ कर रही है, या फिर जो फिफ्थ जनरेशन के जो फाइटर जेट्स हैं उनके लिए जो इंजन है उनकी नई सोच, उनके लिए ऐसे कई जो क्षेत्र है जहाँ पर हम मिलकर भारत के साथ काम कर रहे हैं, जहाँ पर हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में विश्वास करते हैं और जैसा कि आपने चाहा है हमने वैसा ही करने का प्रयास किया है। और अब दर्शकों आज आपको तस्वीर दिखाते हैं भारत और फ्रांस के रिश्ते कितने महत्वपूर्ण हैं। दुनिया के निगाहों में आज इनोवेशन ईयर 2026 का उद्घाटन कर भारत और फ्रांस के रिश्ते कितने मजबूत हैं ये भी दर्शाया गया है। Autonomy and shared democratic values, the partnership between India and France stands among the strongest bilateral. यही तस्वीर है दर्शकों, इसी की पहली झलक आपको दिखा रहा हूं। आज कई बॉलीवुड के सितारों से भी इमैनुअल मैक्रों ने मुलाकात की है, जिसमें अनिल कपूर शामिल हुए, मनोज वाजपेयी भी उस दौरान मौजूद थे और एक फोटो ऑप भी हुआ है जो आपके सामने है। अब दर्शकों मैक्रो को मुंबई पसंद आ गई, देख रहे हैं आप, इमैनुअल मैक्रो जॉगिंग कर रहे हैं, दिखाइए फुल फ्रेम। दर्शकों मैंने ये तस्वीर आपको क्यों दिखाई है? ये इसलिए दिखाई है कि दुनिया को पता चले कि भारत कितना सुरक्षित है। ये तो फ्रांस के राष्ट्रपति जानते हैं, लेकिन भारत के पड़ोस में इस समय जबरदस्त हंगामा मचा हुआ है। आप कहेंगे क्या हो रहा है? इमरान तो अंधे कर दिए गए, लेकिन अब नकवी का नंबर है। दिखाइए पहली तस्वीर, जरा दिखाइए पहली तस्वीर, ये आप देखिए। इमरान के बाद अब मुनीर के टारगेट पर कौन आ गया है? नकवी, क्योंकि भारत ने क्रिकेट के मैदान पर जबरदस्त पीटा पाकिस्तान को और उसके बाद मुनीर के निशाने पर नकवी आ गया। देख रहे हैं आप, इमरान को अंधा किया तो इस्लामाबाद में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया और उनके समर्थन में रैलियां निकाली जा रही हैं। सुनाइए जरा। इस्लामाबाद, अगर गाड़ी नहीं है बस में आ जाना, बस नहीं है मोटरसाइकिल पे आ जाना, मोटरसाइकिल नहीं है तो साइकिल पे आ जाना, और अगर साइकिल नहीं है पैदल आ जाना। ये सुना आपने दर्शकों, कैसे प्रदर्शन किया जा रहा है। ये एक झलक है, लेकिन विद्रोह आप देखिए। पाकिस्तान में तेल की सप्लाई ठप कर दी गई है, जो आपको दिखा रहा हूं। यहां से लेकर वहां तक पूरी तरह ठप पड़ चुका है। सुनवाइए और दिखाइए जरा। अब दर्शकों मैं आपको दिखाता हूं कैसे इमरान के समर्थक सड़कों पर आ गए। मुनीर के खिलाफ नारेबाजी होने लगी। इमरान के समर्थकों का कहना है कि मुनीर को बाहर निकाला जाए। सुनवाइए जरा इसे। जीवे 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 इमरान, नारे 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 इमरान, जीवे 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 इमरान, रिहा करो रिहा करो इमरान को, रिहा करो, शर्म करो हया करो इमरान को, रिहा करो। जब सबसे
दर्शकों, अब इमरान के साथ आ गए क्रिकेटर्स सुनील गावस्कर और इसी के साथ आ गए कपिल देव और कई क्रिकेटर्स हैं जो सिर्फ भारत के नहीं दुनिया भर के हैं। उन्होंने कहा इमरान के साथ ज्यादती हो रही है। करो, रिहा करो इमरान को, रिहा करो, शर्म करो, हया करो इमरान को, रिहा करो। आतंकियों को पालने वाला मुनीर गलती पर गलती कर रहा है, लेकिन इस बार की गलती उस पर भारी पड़ने वाली है। इमरान समर्थक पूरे मुल्क को सिर पर उठा चुके हैं। बलूच विद्रोही मुनीर की सेना को बंदी बना चुके हैं और अब पाकिस्तान का दाना पानी बंद करने के लिए कूच कर रहे हैं। बस में आ जाना, बस नहीं है, मोटरसाइकिल पे आ जाना, मोटरसाइकिल नहीं है तो साइकिल पे आ जाना। लेकिन असली तमाशा तो अभी बाकी है। जब ट्रॉफी चोर नकवी की नौकरी जाएगी, पीसीबी चीफ की आंख फोड़ी जाएगी, इसका भी हश्र वही होगा जो इमरान खान का हो रहा है। दर्शकों, आपको बताता हूं, इमरान खान को लेकर अब दुनिया भर में आवाजें उठने लगी और उनके साथ जो क्रिकेट खेलते थे वो लोग भी आ गए। दिखाता हूं मैं आपको क्या हुआ। पाकिस्तान का आर्मी चीफ इमरान का जानी दुश्मन बन गया, यानी मुनीर। आपको बताऊं, अंधा करने के बाद इमरान खान को जेल में मारने की साजिश, और जिससे खफा होकर इमरान खान के समर्थक सड़कों पर आ गए। इतना ही नहीं, दूसरी तरफ 14 पूर्व क्रिकेटर भी इमरान के समर्थन में आ गए। मूव कीजिए। सुनील गावस्कर, कपिल देव ने भी पाक सरकार को चिट्ठी लिखी, साथ ही इमरान के लिए चिकित्सा सहायता की अपील भी की है। चिट्ठी में लिखा, इमरान की आंखों की रोशनी लगातार जा रही है। पिछले 2.5 साल से उनकी खराब सेहत हमें परेशान कर रही है। हम चाहते हैं कि उनके साथ बुनियादी मानवीय सम्मान रखा जाए। इमरान खान जैसे कद के व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए। इस संयुक्त बयान पर पूर्व 14 दिग्गज क्रिकेटर्स के हस्ताक्षर हैं, जिसमें माइकल ब्रेयरली, ग्रेग चैपल, इयान चैपल, बेलिंडा क्लार्क भी शामिल हैं। इसके साथ ही सुनील गावस्कर, डेविड गोवर और कपिल देव शामिल हैं। लेकिन जैसे ही ये चिट्ठी मैदान में आई दर्शकों, इसके बाद चर्चाएं होने लगी हैं कि आखिर चाहते क्या हैं मुनीर और शहबाज। लेकिन दर्शकों, जो मुनीर इमरान के साथ कर रहा है, अब वही नकवी के साथ करने वाला। दिखाइए जरा, इमरान के साथ जो मुनीर ने किया है वही अब नकवी के साथ करने की तैयारी। दिखाइए अगली तस्वीर जरा। पाकिस्तान की हार हुई है। दर्शकों, जब से भारत ने पाकिस्तान को मैदान पर पीटा है, तब से पाकिस्तानियों का मानसिक संतुलन खराब हो गया है और पूरा ठीकरा फोड़ दिया है नकवी के सिर पर। देख रहे हैं आप इधर, क्रिकेट मैदान में भारत से पिटने के बाद मुनीर आपा खो बैठा है। पूरी दुनिया में जलील होने के बाद मुनीर अब नकवी पर भड़क रहा है। दावा है कि मुल्ला मुनीर इमरान खान की तरह नकवी से बदला लेगा। वो इमरान की तरह पीसीबी चीफ नकवी को सजा देने के मूड में है। इसके लिए असीम मुनीर ने पाक पीएम शहबाज को संदेश भेजा है। इस संदेश में पीसीबी चीफ की गलत हैंडलिंग की आलोचना की गई, साथ ही बायकॉट पर अडिग रहने की बात कही गई, क्योंकि पाक टीम मैच नहीं खेलेगी तो इतनी बेइज्जती नहीं होती। इसके लिए पीसीबी चीफ नकवी को मुनीर जिम्मेदार मानता है। दरअसल मैच से पहले नकवी मुनीर का नाम भी ले चुका है। नकवी ने कहा, ना तो मैं भारत और आईसीसी से डरता हूं, फील्ड मार्शल असीम मुनीर भी कभी डरते नहीं हैं। अब जिस तरह से क्रिकेट ग्राउंड में भारत ने पाकिस्तान को पीटा रौंदा है, उससे पाकिस्तानी सेना और मुनीर की भी अक्ल ठिकाने आ गई। मुनीर को लग रहा है कि अब पाकिस्तान सेना के नाम का गलत इस्तेमाल हुआ। इसी वजह से मुनीर अब नकवी के खिलाफ एक्शन की तैयारी में है और इस डर से शोएब अख्तर भी नकवी पर दिए बयान से यू टर्न ले चुके हैं और इसे लेकर अब चर्चा है कि यार इमरान के बाद नंबर नकवी का है। और दर्शकों, अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज आपके लिए एक और खबर लेकर आए हैं। ये खबर आपको देखनी चाहिए। दुनिया भर में एआई की बात हो रही है, लेकिन भारत में एआई समिट चल रहा है और आज हम कह रहे हैं एआई मतलब आत्मनिर्भर इंडिया। ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भारत ने अपनी ताकत का एहसास कराया एआई में। पहली तस्वीर आपको दिखाएं, कैसे आज तस्वीर दुनिया भर में देखी जा रही है भारत की। दिखाते हैं आपको।
दर्शकों, ये तो आपने झलक देखी, लेकिन भारत की तरफ दुनिया एआई को लेकर कैसे देख रही है आपको दिखाता हूं। ये आप देखें, भारत मंडपम में पूरी तैयारी की जा रही है और ये जियो का एआई पवेलियन है। दिखाइए जरा, इसमें भारत की झलक दिखाई जा रही है, फुल फ्रेम दिखाइए। अब जो हमारे किसान भाई हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके लिए बताएं कि एआई आपका भी दोस्त है। मैं बताऊंगा आगे आपको कि आपको कितना फायदा एआई पहुंचा सकता है। सुनिए जरा। EKCC लोन हमने एक एआई एजेंट बनाया है, जिसको हम फार्मर सपोर्ट एजेंट बोलते हैं। ये यूपी में भी लाइव है और इसमें सर एग्जैक्टली ये 3 चीजें होती हैं जहाँ पे एग्रीस्टैक के थ्रू एक फार्मर लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। EKCC लोन, प्रधानमंत्री कृषि योजना और ऐसी जितनी भी योजनाएं हैं जो आज तक उनको समझ में नहीं आती मिलेगी कैसे, ये एजेंट उनको ढूंढ के देता है। एजेंट से वो अपनी भाषा में बात कर सकते हैं और उसके बाद जब उनकी प्रोड्यूस रेडी है तो हमने मार्केट की कंपनीज को भी यूजिंग अदर नेटवर्क लाइक ONDC उसमें इकट्ठा कर दिया है कि वो बेच सकें। और एआई के आने के बाद उनके काम में कितना फर्क आया होगा, स्पीड और क्वालिटी? क्वालिटी बहुत इम्प्रूव हो चुका है। दूसरा चीज़ है कि अगर जूनियर भी बोन कर रहे तो वो मिस्टेक, इसमें तो मिस्टेक नहीं होता, इसलिए काम जल्दी होता है। अब दर्शकों, मैं आपको दिखाता हूं कि आपकी सेहत का भी एआई ख्याल रखेगा और इसका भी प्रदर्शन किया गया है भारत मंडपम में। सुनवाइए जरा, इसे भी दिखाइए। देखा आपने, एआई से सर्जरी हो रही है, लेकिन दर्शकों जो दिव्यांग जन है उनकी एआई कैसे मदद करता है, ये जरा मैं आपको दिखाता हूं और सुनवाता हूं। सुनवाइए जरा। ये काफी देख के बताओ, इन मोजे का रंग क्या है? इन मोजे का रंग पीला और काला है। 1-2 साल में ये काफी आगे तक चला जाएगा, जहाँ पे एआई ही हमें बता सकेगा कि ये क्या है। ये प्रोडक्ट ब्रेन के अंदर हम डालते हैं, बिल्कुल स्कल के पास। बाहर से ये अटैचमेंट होता है, ये इलेक्ट्रिक सिग्नल ब्रेन को देता है और फिर वहाँ से एआई प्लेटफॉर्म से डेटा से लेकर वो बात करना फिर से सीखते हैं और बोलना फिर से सीखते हैं। सुना नहीं था, अभी संगीत वगैरह समझने आना होगा। देखा आपने एआई कितना मददगार हो सकता है। और ये आज आकाश अंबानी भी बता रहे थे, पीएम मोदी एआई का स्टॉल जो जियो का है वहां पहुंचे। सुनिए जरा क्या बातचीत हुई। एक साल जामनगर में हमने 1 गीगावाट का कैपेसिटी यही साल अपन कमीशन करेंगे सर। पहले 120 वाट का मेगा डेटा सेंटर बनाएंगे और फिर 1 साल में अपन 10 गुना उसका कैपेसिटी कर देंगे गीगावाट। ये मॉडल इंडिया के लिए बने होंगे, होस्टेड इन इंडिया, स्टोर्ड इन इंडिया सर। दर्शकों, एआई की चर्चा दुनिया भर में हो रही है। एआई का गलत इस्तेमाल तो आपने देखा है, लेकिन एआई का अच्छा इस्तेमाल हो सकता है और इससे भारत की आत्मनिर्भरता बढ़ सकती है। इसलिए हम कह रहे हैं एआई मतलब आत्मनिर्भर इंडिया। दिल्ली में एआई इंपैक्ट समिट 2026 चल रहा है। यह इवेंट 20 फरवरी तक भारत मंडपम में चलेगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने कल इसका उद्घाटन किया, आप तस्वीर देख रहे हैं, और इसका थीम है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। विश्व की 300 से ज्यादा कंपनीज हिस्सा ले रही हैं। 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए हैं। फ्रांस और ब्राजील के राष्ट्रपति शरीक होंगे। 40 से ज्यादा कंपनीज के CEO पहुंचेंगे, जिसमें जियो, गूगल, ओपन एआई और एनवीडिया प्रमुख है। भारत एआई के सेक्टर में तेजी से उभरता हुआ मार्केट है और सरकार इंडिया एआई मिशन पर काम कर रही है। भारत ने 10,372 करोड़ का इसमें निवेश किया है और इस निवेश के जरिए भारत में एआई टैलेंट को बढ़ावा दिया जाएगा। एआई के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। स्वास्थ्य, शिक्षा और किसान भाइयों के लिए खेती और यातायात के साथ आम जिंदगी में एआई मददगार साबित हो सकता है। इसके लिए पूरी तैयारी भी की गई है और इसके लिए आज आकाश अंबानी ने क्या कहा, सुनवाते हैं आपको। हम बहुत खुश हैं कि इस बार की एआई समिट इंडिया में हो रही है
अपना ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के नीचे इंडिया का सौभाग्य दिखाई देगा कि AI will be inclusive for all Indians and will power 1 billion Indians. It makes a big difference to every single Indian that ये PM का initiative has been taken up by himself personally, and this will always give the motivation for us to develop solutions that benefit all of India. If this vision comes together, it will take India to the next level of nation and realize our dreams of being a $1 trillion economy. अब दर्शकों मैं आपको बताने वाला हूं, जो आज आपने तस्वीर देखी है वो तो कुछ ही क्षेत्रों की, लेकिन AI आपकी मदद कर सकता है। कैसे देखिए जरा। सबसे पहले देखिए, ट्रैफक नियम को जो तोड़ेगा उसको भी AI पकड़ लेगा। सुनिए जरा क्या बात हुई पीएम मोदी की। इन इंडिया का कैमरा बनाया है जो AI इनेबल्ड है। ये बहुत सारी चीजों में इस कैमरा के मतलब ये जो ट्रैफिक में वायलेशन को वायलेशन का है उसका काम वो करने की नहीं है, और वो भी 230 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो कैप्चर कर सकते हैं। ये सबसे हाईएस्ट है इंडिया के अंदर जो आज की तारीख में हमने कैप्चर किया। अब दर्शकों आपको बताएं, दुश्मन को मारने वाला AI रोबोट भी पूरी तरह से तैयार है। सुनवाइए जरा, फुल फ्रेम दिखाइए। किसी भी खतरे को सर मुझे गर्व है आपको ये बताते हुए सर, ये अपने ऊपर लगाए गए अन्य सेंसर्स वेपन्स की मदद से सर ये किसी भी खतरे को भाप के पहचान के टारगेट को न्यूट्रलाइज करके मिशन को अंजाम देके सुरक्षित वापस लौट सकता है। सर मुझे गर्व है आपको ये बताते हुए सर, ये अपने ऊपर लगाए गए अन्य सेंसर्स वेपन्स की मदद से सर ये किसी भी खतरे को भाप के पहचान के। अब दर्शकों, अगर आप घर पर अकेले हैं, आपका बच्चा अकेला है, तो AI आपकी मदद करेगा। ये रोबोट क्या करता है बच्चों के साथ, सुनवाइए जरा। उनके डेवलपमेंटल मैट्रिक्स उनके माता पिता और शिक्षकों तक रिपोर्ट भी करता है। ये आज 5 लाख से ज्यादा ये रोबोट सभी वर्ल्ड वाइड यूज करते हैं। नॉट ओनली मेक इन इंडिया, दिस इज मेक इन इंडिया इंटेलिजेंस एक्सपोर्टेड टू द वर्ल्ड, क्योंकि इसका जो मॉडल है वो इन हाउस बना। ये छुपा छुपी खेलेगा आपके साथ, बच्चा छिपेगा, उसको जाके ढूंढेगा, कंप्यूटर भी मूव करता, पूरा मूव करता। सुना दर्शकों आपने, बच्चों का होमवर्क कराएगा और ये देखिए डांस भी सिखाएगा। ये AI रोबोट कैसे आपका मनोरंजन कर सकता है, दिखाइए इसे भी फुल फ्रेम। लेकिन दर्शकों, ये तस्वीर जो आपने देखी है ये भारत का भविष्य है। कैसे, आइए जरा मैं आपको बताता हूं। भारत AI का पावर हाउस बनने के लिए तैयार है। भारत में ऐसे वक्त में AI समिट हो रहा है दर्शकों, जब जियो पॉलिटिक्स में उथल पुथल मची हुई है। दुनिया AI की वजह से दूरियां बढ़ने को लेकर टेंशन में, तब भारत इसका उपयोग दूरियां मिटाने के लिए कर रहा है। AI इकोसिस्टम के लिए 4 चीजें बहुत जरूरी हैं। सुनिए, पहला, एक विशाल चिप मेकिंग इंडस्ट्री। दूसरा, इकोसिस्टम को संभालने के लिए ऊर्जा क्षमता। तीसरा, चिप के लिए रिसर्च और डिजाइन की क्षमता। चौथा, तकनीक के बाजार में जगह बनाना। और इसमें रिसर्च, डिजाइन और मार्केट के मामले में भारत का कोई हाथ नहीं पकड़ सकता, कोई तोड़ नहीं है। यानी AI पावर हाउस बनने की राह पर भारत बढ़ चुका है और पीएम मोदी हर क्षेत्र को AI तकनीक से लैस कर रहे हैं। AI समिट से भारत ने दुनिया को बड़ा संदेश भी दिया है। आपको बता दिया कि भारतीयों के लिए असीम संभावनाएं हर क्षेत्र में हैं और दुनिया की तरक्की का रास्ता भी भारत से होकर ही गुजरेगा। इसलिए AI समिट भारत के लिए बेहतरीन मौका साबित हो सकता है। हमारे युवाओं के लिए भी ये बहुत बड़ा मौका साबित हो रहा है। सुनिए जरा। AI 5th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है। AI इम्पैक्ट समिट भारत में जो हो रहा है वो विश्व में सबसे बड़ा AI समिट है। इस AI समिट में देश भर से, दुनिया भर से सभी हेड्स ऑफ गवर्नमेंट, हेड्स ऑफ स्टेट और इंडस्ट्री के जितने लीडर्स हैं वो सब यहाँ पर उपस्थित हैं। किस तरह से हम AI का उपयोग इकोनॉमी में, सोसाइटी में बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कर सके और AI के जो हार्म्स हैं उनको हम कैसे रोक सके, इन दोनों को बैलेंस करके इस नई टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाना है। भारत की परंपरागत ज्ञान से लेके वैश्विक ज्ञान तक AI को यूज करके हमें अपने स्टूडेंट्स को, अपनी नई जनरेशन को कैसे ज़्यादा एम्पावर करे, टीचर्स को जैसे एम्पावर करे, स्कूल मैनेजमेंट, कॉलेज मैनेजमेंट को ठीक करे, ये एक प्रायोरिटी की विषय बन चुकी है। वैसे ही AI के बारे में एजुकेशन बढ़ा के
एआई के माध्यम से एजुकेशन तो एक बात है ही, लेकिन एआई के बारे में एजुकेशन बढ़ा के एआई पर्सनल देश में बढ़ाने से हम ग्लोबल लीडरशिप पोजीशन पे आएंगे। ये पंचायत में हम लोगों ने ऑलरेडी एआई टेक्नोलॉजी पर काम करना शुरू कर दिया और उससे पूरी पंचायत व्यवस्था जो है वो सुदृढ़ हो रही है, उसमें ट्रांसपेरेंसी आ रही है, उनके काम करने के तरीकों में सुधार हो रहा है। तो एआई टेक्नोलॉजी जो है वो पंचायतों में तो कर ही रहे हैं, उसके अलावा आप एग्रीकल्चर के सेक्टर में भी देखिए, कृषि के क्षेत्र में जो नए नए तकनीक हैं, नई नई जो टेक्नोलॉजी है, उसके ज्ञान से आज कृषि क्षेत्र में विकसित हो रहा है। दर्शकों, आज आपको एक और खबर बताने वाला हूं। बांग्लादेश में नई सरकार बन गई है। तारिक रहमान ने आज शपथ ले ली है। दिखाइए तस्वीर, ये आप देखिए, पहली तस्वीर दिखाइए। बांग्लादेश में तारिक रहमान प्रधानमंत्री बन गए। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद ये नई सरकार का गठन हुआ है। আমি সংবিধানের রক্ষণ সমর্থন ও নিরাপত্তা বিধান। लेकिन दर्शकों, आज कई सारे मंत्री बने, कैबिनेट मंत्री भी रहे, राज्य मंत्री, और इसमें हिंदू मंत्री भी बना है। तो क्या हिंदुओं पर अत्याचार कम हो जाएंगे? यही दुनिया में पूछा जा रहा है। अब दर्शकों, बड़ी बात यह है कि इसके लिए पूरी तैयारी की गई और अभी तक जो तस्वीर आपने देखी है वो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की देखी। तो क्या अब हिंदुओं पर अत्याचार रुक जाएगा? क्योंकि तारिक रहमान ने अब प्रधानमंत्री का पद संभाल लिया है। बांग्लादेश में सरकार बनते ही बवाल भी शुरू हो गया। दर्शकों, एनसीपी के तारिक के शपथ समारोह का बहिष्कार करने की खबर है। एनसीपी ने सोशल मीडिया पर अपने बहिष्कार का ऐलान किया। बांग्लादेश की नई संसद में एनसीपी के 6 सांसद जीतकर पहुंचे हैं। जमाते इस्लामी के नवनिर्वाचित सदस्यों ने भी भौहें तान ली हैं। आपको बताएं, जमाते इस्लामी पार्टी के 70 से ज्यादा सांसद नई संसद पहुंचे। एनसीपी जमात तारिक रहमान सरकार के अप्रोच से बेहद नाराज है। दरअसल बांग्लादेश में प्रत्येक वोटर ने 2 वोट डाले थे और एक सरकार बनाने के लिए, दूसरा संविधान बदलने के लिए। पहले वोट से जीतकर तारिक रहमान देश के प्रधानमंत्री बन गए और देश के 62% वोटर ने संविधान संशोधन के लिए अपनी राय जाहिर की, जिसे तारिक रहमान की सरकार ने मानने से साफ इनकार किया। तारिक रहमान सरकार ने कहा यह संविधान के मुताबिक नहीं है, पहले संविधान में प्रावधान हो, फिर उसके बाद मतदान होना चाहिए। दरअसल संविधान संशोधन से सरकार के अधिकार खत्म हो रहे थे और इसको लेकर अब बांग्लादेश में विवाद बढ़ता जा रहा है। सुनिए जरा। देखिए, बांग्लादेश क्योंकि हमारा पड़ोसी देश है और जिस तरह से वहाँ पर जो हालात हैं, जुल्म और जुर्म के जल्लादी जानवरों का जंगल बन गया है, उसमें एक संवेदनशील सरकार, एक अच्छी सरकार हो जो कि वहाँ के लोगों के सरोकार को सुरक्षित रख सके और साथ ही साथ जो है वो वहाँ के अल्पसंख्यकों की भी सुरक्षा कर सके, आनी चाहिए। लेट्स वेट एंड वॉच। बेटे रहमान साहब करेंगे तो उनको हम बहुत मुबारकबाद देते हैं और मुझे लगता है लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुन के आई सरकार, हालांकि अवामी लीग को इसमें शामिल नहीं होने दिएगा चुनाव में, लेकिन फिर भी जो सरकार आई है वो एक पॉलिटिकल जो है पार्टी की सरकार है, तो हम उसका बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि मिस्टर रहमान जो है भारत के साथ मिलके। और बात करेंगे आज के सूत्र की। आज का सूत्र लिया है श्रीमद् भगवत गीता से। गीता में लिखा है, जो लोग दूसरे को धोखा देते हैं उन्हें लगता है कि वो बहुत समझदार हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन असल में वो अपनी जिंदगी में जहर घोल रहे होते हैं। झूठ, चालाकी और धोखे से कोई रिश्ता नहीं चलता, बल्कि वो खत्म हो जाता है। धोखेबाजी कभी नहीं करनी चाहिए और अगर धोखेबाज की बात करें तो वो कभी खुश नहीं रहता। इसलिए भरोसेमंद बनिए और खुश रहिए। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, खबरें लगातार जारी है। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH